नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने भूगोल या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी कहते हैं, उससे संबंधित एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, उसको आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा ही हुआ है दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत, आकार और स्थिति। और इस चैप्टर का आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिए ताकि आपके लिए इस लेक्चर नंबर 2 को समझना बहुत आसान हो सके। ठीक है, अब समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं दोस्तों, अपनी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर देते हैं। तो मुख्य तौर पर आप सभी को पता है कि हम लोग अब तक इस चैप्टर का पूरा जो लेक्चर था उसको समाप्त कर चुके हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं दोस्तों और अपनी क्लास को बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आप सभी के साथ मुख्य तौर पर डिस्कशन करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम क्या पढ़ेंगे। अरे यहां पर तो कोई टॉपिक लिखा ही नहीं है, चलिए जी आपके साथ उसको लिखकर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम भारत, आकार और स्थिति, ये जो हमारा चैप्टर है उससे संबंधित किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो हमारी आज की ये क्लास इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखते हैं, है ना, जो आपके पेपर के अंतर्गत आने की संभावना रखते हैं, उनको एक एक कर क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आप लोग अपने एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी देखेंगे, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, है ना, उनको भी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिन्हें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस भी कहते हैं, उन सभी को भी हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर के अंदर आने की संभावना रखते हैं, चाहे वो एमसीक्यू की फॉर्म में हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, एक एक कर हम लोग आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप सभी को अपने समक्ष बिल्कुल भी नहीं आने देना है। उसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि हम लोग अपनी आज की इस क्लास में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज करेंगे, जैसे हम लोग आप सभी के साथ करते ही हैं, हम लोग आप सभी के साथ बहुत सारे क्विज के क्वेश्चंस, है ना, मुख्य तौर पर आप लोग देखें कि वो सवाल जो इस चैप्टर से संबंधित हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये हमारे आज की क्लास के महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं, जिनको एक एक कर आपके साथ हम लोग समझने वाले हैं। तो बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करते हैं दोस्तों और अपनी क्लास को हम लोग पूरे तौर पर आप सभी के साथ शुरू कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। बहुत बार इस सवाल को आपके पेपर के अंतर्गत पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें यही समझने की जरूरत होगी कि आखिर ये कर्क रेखा है क्या, है ना। तो दोस्तों जैसे आपको याद होगा, याद है कि नहीं याद, चलिए मैं आपको याद करा देता हूं कि मुख्य तौर पर हम लोगों ने जब अपने लेक्चर नंबर 1 को देखा था तो हमने पढ़ा था कि भैया ये हमारी दुनिया है, मान लीजिए, है ना, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के एकदम बीच से एक रास्ता जाता है, पृथ्वी के एकदम बीच से एक रेखा निकलती है और इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस रेखा को हम लोग मुख्य तौर पर भूमध्य रेखा कहते हैं। याद है कि नहीं याद? जी हां, आप सभी को पता है कि पृथ्वी के एकदम बीच से एक काल्पनिक रेखा निकलती है, काल्पनिक रेखा है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। वास्तविकता में नहीं है, मनुष्यों के द्वारा इस रेखा को मान लिया गया है कि पृथ्वी के एकदम बीच से 0 डिग्री पर आप देखते हैं कि एक रेखा निकलती है और ये जो रेखा है ये मुख्य तौर पर भूमध्य रेखा कहलाती है। और इस भूमध्य रेखा ने क्या किया है, दुनिया को 2 भागों में बांट दिया है। ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, है ना। ये तो आपको पता है कि ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, है ना। याद है कि नहीं याद? जी हाँ, इसको आप लोगों को याद रखना है कि ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब तो यहां पर हमने देखा कि इस भूमध्य रेखा ने दुनिया को 2 भागों में बांट दिया, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा। और आपको पता है कि जो हमारा प्यारा भारत है वो कहां मिलता है दोस्तों, यहां पर इस स्थिति पर मिलता है। हमारा प्यारा भारत हमें उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत दिखता है। कहां दिखता है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में आप देखते हैं कि हमारा प्यारा भारत उपस्थित है, इसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। तो जैसे दुनिया के बीच से एकदम एक रेखा निकलती है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कह रहे हैं, जो दुनिया को 2 बराबर भागों में बांट रही है। कुछ ऐसा ही आप देखते हैं कि हमारे भारत के संदर्भ में भी होता है और हमारे भारत के बीच से भी, है ना, आप देखते हैं कि भारत के बीच से भी एक रेखा छूकर गुजरती है और इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है? इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, दुनिया के एकदम बीच से गुजरने
वाली रेखा जिसने दुनिया को दो भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, उसे हमने भूमध्य रेखा कहा। भारत को आप देखते हैं कि दो भागों में बांटने वाली रेखा जो भारत के एकदम बीच से गुजरती है उसे हमने कर्क रेखा कहा। अब कर्क रेखा भारत के मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत बारी प्रश्न पूछा जाता है तो कृपया याद रखिएगा। अब आप सभी बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किन किन राज्यों से गुजरती है, वो हमें याद नहीं होता। तो इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, इस लाइन को याद कर लीजिए, मित्र पर गमछा झार। ये वाक्य, ये कथन, ये सेंटेंस अगर आपको याद रहेगा तो आप ये याद कर पाएंगे कि भारत में किन किन इलाकों से आप कर्क रेखा को गुजरते हुए देखते हैं। सबसे पहले मित्र, है ना, हम देखते हैं दोस्तों मित्र से क्या बना हमारा, सबसे पहले बना मिजोरम, उसके बाद त्रा से हमारा बना त्रिपुरा, ठीक है जी, त्रा से हमारा बना त्रिपुरा, फिर हमारा पा से क्या बना पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, फिर हमारा रा से क्या बना राजस्थान, फिर गा से हमारा क्या बना दोस्तों गुजरात, फिर हमारा आप देखते हैं कि माँ से, ये जो माँ है इससे बना हमारा मध्य प्रदेश, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, फिर हमारा छा से क्या बना दोस्तों छत्तीसगढ़, ये हमारा छत्तीसगढ़ का भी एरिया है, और उसके बाद झा से हमारा बना झारखंड। तो मित्र पर गमछा झाड़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उसी के साथ आप देखते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमारा झारखंड। तो भारत के ये 8 राज्य हैं जहां से आप देखते हैं कि कर्क रेखा निकलती है, और कर्क रेखा भारत को आपको दिख रहा है कि बीच से होते हुए आपको दिख रही है ना। तो कर्क रेखा ने भारत को 2 भागों में बांट दिया, ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, अगर हम लोग समझना चाहें तो, ठीक है। तो याद करने का तरीका है ये, मित्र पर गमछा झाड़, इसको आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, समझ के रखना है, और इसी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, आखिर में ये जो रा है ना, इसका कोई यहां पर अर्थ नहीं निकलता है, तो इसको आपको इग्नोर करना होगा। कभी आप समझें कि रा से कोई और इलाका या फिर कोई और राज्य आ रहा है, नहीं, रा को आपको इग्नोर करना है। अब यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, सवाल है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, और आप सभी को पता है कि कर्क रेखा मुख्य तौर पर राजस्थान से होकर गुजर रही है, उड़ीसा से होकर गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है ना। अच्छा, यहां पर आपसे पूछा गया कि कर्क रेखा भारत की किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आप सभी को पता है कि मुख्य तौर पर ये जो हमारी कर्क रेखा है ये राजस्थान से होकर जा रही है, छत्तीसगढ़ से होकर जा रही है, त्रिपुरा से होकर जा रही है, उड़ीसा में आप देखते हैं कि ये कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो भारत में किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है, आपको इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, ये वाक्य है, मित्र पर गमछा झाड़, जहां पर मा से मिजोरम है, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। इसके जरिए आप उन राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। टोटल 8 स्टेट्स हैं जहां पर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही न्यारा है। सवाल कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है ना। आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, और देखिए यहां पर हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं उत्तर दिशा, है ना, ये आपको पता है। इंग्लिश में इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं। इधर हमारी क्या होती है दोस्तों, इधर होती है हमारी पश्चिम दिशा, ठीक है, ये हमारा पश्चिम दिशा कहलाता है, ठीक है। तो ये है हमारा उत्तर, ये है हमारा पश्चिम। नीचे जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग दक्षिण या फिर साउथ कहते हैं, है ना। और इधर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये होता है हमारा पूर्व दिशा, या फिर जिसे हम लोग अंग्रेजी में ईस्ट कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का एकदम पूर्वी क्षेत्र, है ना, भारत का एकदम पूर्वी क्षेत्र जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका सवाल है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का जो एकदम पूर्वी देशांतर है दोस्तों, अगर आप लोग देखें, वो दिखता है हमें 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, वो एकदम हमारा उत्तर पूर्व का राज्य है, वो हमारा एकदम पूर्वी राज्य है। और उसकी जो एकदम स्थिति आप देखते हैं दोस्तों, वो क्या है, वो आपको याद रखनी है, वो है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। हमारा ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो पूरे तौर पर सही बनता है, ठीक है, क्लियर हुआ। और हमारे पास आप सभी को पता है कि 2 तरीके की रेखाएं होती हैं, एक होता है अक्षांशीय रेखाएं, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरी कौन सी होती हैं दोस्तों, दूसरी होती हैं हमारी देशांतरीय रेखाएं। आप सभी को पता है अक्षांशीय रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो ऐसी लेटी हुई होती हैं, जो ग्लोब पर, विश्व के मानचित्र पर ऐसी लेटी हुई होती हैं, सीधी जा रही होती हैं, और वहीं देशांतरीय रेखाएं जो ऊपर से नीचे आ रही होती है ना। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है, पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमाओं को छूते हुए देखता है। तो भारत का एक पड़ोसी देश है, और उस देश के साथ भारत की बहुत से राज्यों की सीमाएं लगती हैं। सबसे पहले आप देखें कि उत्तराखंड हुआ,
उसी के साथ आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि बिहार हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि सिक्किम हुआ, है ना। तो आप देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और उसके साथ साथ हमारा क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हमारा पश्चिम बंगाल राज्य जो हुआ, वेस्ट बंगाल राज्य जो हुआ। तो इन सभी राज्यों की जो सीमा है वो नेपाल नामक देश से आप देखते हैं कि लगती है। हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हुआ, है ना। आप देख पा रहे हैं यहां पर मानचित्र में उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार, सिक्किम, उसी के साथ आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल, इन सभी क्षेत्रों से आप देख रहे हैं कि मुख्य तौर पर हमारा जो नेपाल राज्य है, नेपाल देश है, उसकी सीमा लगती है इन सभी राज्यों के साथ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और बहुत ही अच्छा सा सवाल आपके सामने रखते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि ग्रीष्मकाल, मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में, गर्मी के छुट्टियों के अंतर्गत, है ना, आप देखते हैं कि आप कवरती नामक क्षेत्र में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में होंगे। आपको पता है कि साल 2023 में वर्तमान समय में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। याद रखिएगा, हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर, वर्तमान समय में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप अभी कवरती नामक इलाके में हैं, तो ये जो कवरती है ये भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में होगा। पुडुचेरी में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में, या फिर दमन और द्वीप। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये जो हमारा लक्षद्वीप है ना, ये रहा हमारा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप हमें कहां दिखता है, लक्षद्वीप हमें अरब सागर के अंतर्गत दिखता है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है उसका नाम क्या है भाई, लक्षद्वीप की ही राजधानी का नाम है दोस्तों क्या, लक्षद्वीप की ही राजधानी का नाम है कवरती। ठीक है, तो गर्मी का मौसम है और अगर मैं कवरती में बैठा हुआ हूं और आराम से समुद्र के किनारे बैठे हुए ठंडे ठंडे मौसम का आनंद ले रहा हूं, तो मैं भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में हूं भाई, मैं लक्षद्वीप के अंदर हूं, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी ही कवरती है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी क्या है दोस्तों, वो बिल्कुल सही बनता है। ऑप्शन बी जो है हमारा लक्षद्वीप, वो बिल्कुल सही बनता है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने रख देते हैं। पूछा जा रहा है कि अरब सागर, है ना। तो अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखते हैं तो भारत के मानचित्र को बहुत ध्यान से देखने के बाद हम ये देख पाते हैं कि हमारा प्यारा भारत जो है वो 3 तरफ से क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि पानी से घिरा हुआ है। हमारा ये जो प्यारा भारत है वो 3 तरफ से आपसे क्या दिखता है दोस्तों, पानी से घिरा हुआ दिखता है। इस तरफ हमारा क्या है दोस्तों, आपको पता है कि इस तरफ है हमारी बंगाल की खाड़ी, है ना। याद है कि नहीं याद, जी हाँ, इस तरफ हमें दिखती है हमारी बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ हमें क्या दिखता है दोस्तों, इस तरफ हमें दिखता है हमारा अरब सागर। क्या दिखता है, अरब सागर। और नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें दोस्तों, ये जो सारा का सारा क्षेत्र है ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है हिंद महासागर, है ना, हिंद महासागर। तो मुख्य तौर पर भारत का जो दक्षिण क्षेत्र है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अच्छा, आपके पेपर में एक सवाल यहां से बन जाता है, 2 शब्द आपके सामने रखे जाते हैं। एक कहलाता है द्वीप, याद कर लीजिएगा, एक कहलाता है द्वीप, और दूसरा शब्द जो आपके साथ पेपर में डिस्कस किया जाता है उसे कहा जाता है प्रायद्वीप, है ना, प्रायद्वीप। तो अधिकतर बच्चे इसके अंतर्गत कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई द्वीप क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है। जमीन का कोई ऐसा भाग, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जमीन का कोई ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं या फिर आइलैंड कहते हैं। जैसे अगर आप देखें हमारे अंडमान निकोबार जो है ये एक द्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम लोग द्वीप या फिर आइलैंड कहते हैं अंग्रेजी में। ऐसे ही जमीन का कोई ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा का पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं इसे भारतीय प्रायद्वीप भी कहा जाता है। 3 तरफ से पानी से घिरा है, इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित हमारे जो द्वीप समूह हैं उनके नाम बताइए, और दक्षिण में हमारे कौन से पड़ोसी देश हैं उनके नाम बताने हैं, है ना। तो हमें पता है भैया जी ये हमारी बंगाल की खाड़ी है इस तरफ, और इधर जो है ये हमारे अरब सागर हैं। तो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत हमें हमारे कौन से द्वीप समूह दिखते हैं, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत हमें दिखते हैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आप लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत हमें हमारे क्या दिखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखते हैं। और अरब सागर के अंतर्गत हमें हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स दिखते हैं, ये हमारे सारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। ठीक है, और अगर आप लोग देखें कि भारत के दक्षिण में हमारे कौन से देश हैं, भारत के दक्षिण में कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, एक तो आप सभी को पता है दोस्तों कौन सा, सबसे पहले तो ये रहा श्रीलंका, है ना, भारत के एकदम दक्षिण में है, साउथ में है। और श्रीलंका के साथ ही आप क्या देखते हैं दोस्तों, हिंद महासागर के अंतर्गत हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कौन सा देश, मालदीव। तो मुख्य तौर पर ये हमारा क्वेश्चन रहा और उसके ये आंसर रहे। तो कृपया द्वीप प्रायद्वीप में क्या अंतर होता है इसे समझ लीजिए। उसी के साथ साथ इधर जो है दोस्तों पश्चिम दिशा में आप देखते हैं कि ये हमारा अरब सागर है, और इसी के साथ आप देखते हैं कि पूर्वी दिशा के अंतर्गत हमारी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है,
और बंगाल की खाड़ी में जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड हमें दिखता है, और अरब सागर के अंतर्गत हमें लक्षद्वीप दिखता है। ठीक, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की राजधानी क्या है वो आपको कमेंट में हमें बतानी है। जल्दी से बताइएगा आप लोग कमेंट करके दोस्तों कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स की राजधानी क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और अच्छे जबरदस्त से सवाल की तरफ। एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार आपके पेपर के अंतर्गत पूछा गया है मित्रों। सवाल कुछ इस तरीके से है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का मतलब होता है आकार। आकार को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, साइज। आपको उन देशों के नाम बताने हैं जो भारत में साइज में, आकार में बड़े हैं भारत से। तो दुनिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत जनसंख्या के हिसाब से एक बहुत बड़ा देश है, और अभी 2023 के आंकड़ों को देख लें तो भैया भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है। भारत के लोग किसी चीज में मेहनती ना हो, लेकिन जनसंख्या को बढ़ाने में आप देखते हैं कि बहुत मेहनती हैं, और उस मेहनत का फल आ चुका है। और हम देखते हैं कि हम अपनी किताबों में पहले पढ़ा करते थे क्या, कि जो भारत है वो मुख्य तौर पर क्या है, दूसरा देश है जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन साल 2023 के अंतर्गत जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे प्यारे भारत की हो गई है, और 140 करोड़ से ज्यादा आप देखते हैं कि हमारे देश के लोग हमें देश में दिख रहे हैं। तो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हमारी प्यारी भारत है ना। चलिए, तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश हमारा प्यारा भारत बन चुका है। लेकिन आपकी किताब पुरानी थी तो इसलिए पुराने आंकड़े भी आपको समझ में आने चाहिए, है ना। अच्छा, आकार के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा प्यारा भारत देश है अकॉर्डिंग टू साइज, वो दुनिया में कौन से नंबर पर आता है दोस्तों, हमारा प्यारा भारत दुनिया में 7वें नंबर पर आता है, 7th नंबर पर आता है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन से देश हैं जो भारत से बड़े हैं। सबसे बड़ा जो दुनिया का देश है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये किसका है भैया जी, ये है हमारे रशिया का। ठीक है, जिसे हम लोग रूस भी कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें कौन सा देश दिखता है दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमें ये जो पूरा का पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये कहलाता है दोस्तों क्या, कनाडा। तीसरे नंबर पे जो हमें देश दिखता है दोस्तों उसे हम लोग यूएसए शॉर्ट फॉर्म में, और पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका दिखता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे हमें कौन सा देश दिखता है दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश चाइना। ये रहा दोस्तों चाइना, चाइना हमें चौथे नंबर पे दिख रहा है। उसी के साथ 5वें नंबर पे हमें दिखता है एक और देश जिसका नाम है ब्राजील, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, छठे नंबर पे दिखता है हमें ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ऑस्ट्रेलिया, ये एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पर आता है। और 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत देश है अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। 8वें नंबर पर भारत के बाद आता है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना फेमस है किस वजह से, आप सभी को पता है कि लियोनो मेसी इसी देश से आते हैं, है ना। और 9वें नंबर पे कौन सा देश आता है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कजाकिस्तान, है ना। 9वें नंबर पे आप देखते हैं कि ये जो कजाकिस्तान वाला क्षेत्र है ये रहा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 10वें नंबर पर है अल्जीरिया। तो ये दुनिया के 10 सबसे बड़े देश रहे। भारत इसके अंदर 7वें नंबर पर आता है। आपको याद कर लेना है कि भारत से जो 6 बड़े देश आपको दुनिया के अंतर्गत दिख जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने रख देते हैं। पूछा जा रहा है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने है, और आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य तौर पर हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी देशों के नाम आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। उसी के जरिए आपको पता चल जाएगा कि भारत में उत्तर में कौन कौन से हमारे देश दिखते हैं, हमारे पश्चिम में कौन से देश दिख रहे हैं, हमारे पूर्व में कौन से देश दिख रहे हैं, और हमारे दक्षिण में। तो सबसे पहले आपको पता है दोस्तों कि ये ऊपर का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर दिशा, और इंग्लिश में हम इसे नॉर्थ कहते हैं। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि इस तरफ ये जो होती है दोस्तों, ये क्या कहलाती है, हिंदी में से हम लोग पूर्व दिशा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ईस्ट दिशा कहा जाता है। इधर जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है हमारी पश्चिम दिशा, अंग्रेजी में इसको वेस्ट कहा जाता है। और नीचे जो होता है दोस्तों, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, ये है हमारी दक्षिण दिशा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में साउथ कहते हैं। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, या फिर पूरब पश्चिम, आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, उसी के साथ आप देखते हैं कि पश्चिम, पूरब, ये हमारी पूरी की पूरी कहानी रही। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य तौर पर भारत में उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश आपको दिखते हैं, है ना। तो अभी तो आपने डायरेक्शंस को देखा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर और पश्चिम के बीच हमें कौन से देश दिख रहे हैं। तो अगर आप लोग मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहां पर हमें पाकिस्तान दिखता है और अफगानिस्तान दिखता है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के अंतर्गत हमें ये 2 देश दिख रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर में हमें कौन सा देश दिख रहा है ना, सिर्फ उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में हमें नेपाल देश दिख रहा है दोस्तों। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उत्तर दिशा के अंतर्गत ही हमें एक और देश दिख जाता है जिसे हम लोग भूटान कह रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसी के अंतर्गत हमें चीन की भी मौजूदगी दिख जाती है ना, ये रहा चीन। तो ये हमें सारे जो देश हैं ये हमें नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में दिख जाते हैं।
उसी के साथ आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर पूर्व में, है ना, कि उत्तर पूर्व में यहां का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्व के अंदर भारत में कौन कौन से पड़ोसी देश हमें दिख जाते हैं। तो उत्तर पूर्व के अंदर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि एक हमारा देश है जिसका नाम है म्यांमार, ये हमें दिखता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कि एक और हमारा पड़ोसी देश है जिसे हम लोग कहते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और म्यांमार ये उत्तर पूर्वी दिशा में है, वहीं नेपाल, भूटान और चाइना ये हमारे पूर्वी दिशा में है, उत्तरी दिशा में है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये उत्तर पश्चिमी दिशा में हमें दिख रहे हैं, ठीक है। दक्षिण में कौन कौन से देश है, श्रीलंका और मालदीव, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। एक अच्छा सवाल है आपके पेपर के संदर्भ में, तो इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सवाल को नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने पेश किया गया है। पूछा जा रहा है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और अधिकतर बच्चों के लिए इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको याद करने का तरीका आपको बता दिया है। मित्र पर गमछा झार, इस लाइन के जरिए आप लोग ये याद कर सकते हैं कि भारत में किन किन राज्यों से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसकी शुरुआत होती है मिजोरम से, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, उसी के साथ आप देखते हैं कि राजस्थान को भी कवर करती है, गुजरात को भी कवर करती है, ये मध्य प्रदेश को भी कवर करती है, छत्तीसगढ़ को भी कवर करती है, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि झारखंड को भी कवर करती है। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं टोटल 8 हैं, जहां पर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस लाइन के जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, ठीक है दोस्तों, जी हाँ, इसको याद कर लीजिएगा। और मां से आप सभी को पता है कि मिजोरम है, ता से है त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड, ठीक है। तो ये भारत के 8 राज्य हैं जहां से आप देखते हैं कि हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, पूछा जा रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया जी सूर्योदय हो रहा है, यानी कि सूरज उग रहा है, और अभी आप देखते हैं कि अभी आप अरुणाचल प्रदेश में हैं, कि भैया जी सूरज उग रहा है और अभी आप लोग अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश ये रहा, ठीक है जी, एकदम पूर्व दिशा में हमें दिखता है कि सुबह सुबह का टाइम है, सूरज उग रहा है और अभी आप लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर बैठे हैं, और सूरज की ये जो रोशनी है आप देखते हैं कि इसको गुजरात पहुंचने में लगभग कितने घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं, है ना। आप सभी को पता है कि मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो सूरज का समय है, उनके बीच में जो सूरज उगने का समय है, उसमें लगभग 2 घंटे का अंतराल है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे ही आप देखते हैं कि सूरज निकल जाता है, वहीं गुजरात में शाम आप देखते हैं कि गुजरात में 6 बजे तक आप देखते हैं कि सूरज उगता है, ठीक है। तो पहले भारत में सुबह इस तरफ होती है, पूर्व में उगता है सूरज, तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और लगभग 2 घंटे बाद आप देखते हैं कि सूरज गुजरात पहुंच पाता है, सूरज की रोशनी गुजरात पहुंचती है। तो इन दोनों इलाकों में 2 घंटे का सफर है। तो क्या अब इसके लिए भारत के अंदर क्या किया जाता है, क्या हम लोग मुख्य तौर पर भारत के लिए 2 अलग अलग टाइम जोन्स लेके चलते, क्या ऐसा किया जाता, है ना। और ऐसा करने से आप देखते हैं कि आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ी जटिलता आ सकती थी, चीजें मुश्किल हो सकती थी, तो इसका एक निवारण निकाला गया कि भैया जी भारत के एकदम बीचम बीच से, है ना, आप देखते हैं कि इन दोनों इलाकों के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है कि अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों हो जाता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है ना। आपसे पूछा गया था कि सूर्योदय मुख्य तौर पर अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाता है और गुजरात में बाद में हो जाता है, और दोनों जगह तो एक ही समय दिखाता है, ऐसा क्यों है। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि भारत ने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन को लेकर नहीं चले हैं, हमने पूरे देश के लिए एक ही टाइम जोन को रखा है, और हमने भारत के एकदम मध्य से एक रेखा जो गुजरती है, और ये रेखा आप देखते हैं क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये रेखा यूपी में मिर्जापुर नामक जो इलाका है वहां से गुजरती है, और उसी को हमने क्या माना है, भारत का यामोत्तर माना है ना, कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहीं से शुरू होता है। तो पूरे भारत के लिए हमने अपने मिर्जापुर नामक इलाके को क्या मान लिया है, अपना यामोत्तर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर पुकार लिया है। और इसी वजह से चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में, भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, आपको समान टाइम ही दिखेगा। एक बहुत अच्छा सवाल, और उसका बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या दिया, आपके समक्ष आंसर दिया, तो कृपया इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर, एक बहुत ही अच्छा सवाल है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर में जो भारत की केंद्रीय स्थिति है, इसे किस प्रकार का लाभ होता है ना। आप सभी को पता है दोस्तों कि ये जो है हमारा इधर क्या है, ये है हमारा अरब सागर, है ना। इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इधर के जो समुद्र है उसे हम लोग अरब सागर कह रहे हैं। भैया जी इधर क्या है हमारा, ये है हमारी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी,
ठीक है जी हाँ, बे ऑफ बंगाल अंग्रेजी में कहते हैं। और नीचे क्या है भैया जी, ये है हमारा सारा का सारा इंडियन ओशन, ये हमारा सारा का सारा नीचे जितना भी है ये हमारा हिंद महासागर है। पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर भारत के एकदम पास होने से भारत को इससे किस प्रकार से लाभ हो रहा है। भैया जी इसकी वजह से भारत को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है ना। हिंद महासागर भारत के नजदीक है, इससे भारत को बहुत जबरदस्त तौर पर आप लोग देखते हैं कि लाभ हो रहा है। जैसे आप देखते हैं कि अगर हमें मुख्य तौर पर यूरोप के देशों के साथ, अगर हमें यूरोप के देशों के साथ व्यापार करना है जो इधर पड़ता है, ऐसे ही पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना है, हमें अगर पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना है तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं क्योंकि हम एकदम मिड पॉइंट में, इंडियन ओशन में एकदम मध्य भाग पर बैठे हुए हैं, तो यूरोप जाने के लिए भी आप देखते हैं कि हमारी स्थिति एकदम बढ़िया है। और उसी के साथ अगर हमें एशियाई देशों की तरफ जाना है, जैसे इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, लाओस हुआ, कंबोडिया हुआ, वियतनाम हुआ, इन सभी देशों में जाने के लिए भी हम एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर बैठे हुए हैं। और इससे भारत को व्यापार करने में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा फायदा होता है। और पुराने समय से आप देखते हैं कि ये जो रास्ता था इसने भारत को पुराने समय में भी मजबूती प्रदान की। इसी वजह से आप देखते हैं कि इस व्यापार की वजह से भारत सोने की चिड़िया बनने में क्या हो सका, अग्रसर हो सका। और आज के समय में भी अगर आप लोग देखें कि दुनिया के अंदर जो वैश्विक तौर पर आप देखते हैं कि खरीद होती है, सामान को खरीदा बेचा जाता है, वो समुद्री यात्रा से ही होता है। तो भारत की हिंद महासागर के अंदर ये जो एकदम मिड स्थिति है ये भारत को व्यापार करने में बहुत मदद करती है और इसके जरिए भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है। और इसी के साथ साथ जो इंडियन कल्चर है, क्योंकि भारत का सामान ही इन देशों में नहीं जाता, भारत की संस्कृति, भारत के लोग भी इन इलाकों में जाते हैं और अपनी कल्चर, अपने रहने के तरीके, अपने खाने के तरीके, अपने कपड़े पहनने के तरीके भी इन देशों में पहुंचाते हैं। तो भारत बड़े तौर पर आप देखते हैं कि अपनी इकोनॉमी, अपने आप को एक अमीर देश, समृद्ध देश बनाने में ये इंडियन ओशन हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, एक बहुत अच्छा सवाल हमारे सामने था दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, और बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आप सभी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो पेपर के संदर्भ में आप देखते हैं कि ये सवाल बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित है ना, आपसे कहा जाता है आपके पेपर के अंतर्गत कि आपसे कहा जाएगा कि आपको एक मैप दे दिया जाएगा और बताना होगा कि भैया जी कौन सा क्षेत्र कहां पर है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पेपर में, इन चीजों को आप देखते हैं कि आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे कहा जाएगा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और वहां पर मौजूद द्वीप समूहों के नाम बता दीजिए। अब तो आपको पता है कि भैया जी इधर जो है हमें कौन सा दिखता है दोस्तों, कि यह है हमारा अरब सागर, है ना, पता है ना आपको, जी हाँ, यह है हमारा अरब सागर। और इधर क्या है दोस्तों, इधर है हमारी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है हमारी बंगाल की खाड़ी। इतना तो आपको अब याद हो ही गया है। और आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी के अंदर हमें कौन से दिखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। बंगाल की खाड़ी में हमें अंडमान निकोबार आइलैंड दिख रहे हैं और अरब सागर के अंदर हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमें लक्षद्वीप आइलैंड दिखते हैं, लक्षद्वीप दिखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 तो हमने क्या कर लिया दोस्तों, क्लियर कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य तौर पर कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। आप सभी को पता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के एकदम मध्य भाग से होकर गुजरती है। और ये जो लाइन आपको दिखाई जा रही है ये क्या है, ये भारत के एकदम मध्य, यही है दोस्तों क्या, जैसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यही क्या है दोस्तों, यही कहलाती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत में कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, इसको याद करने की मैंने तरीका आपको बता दिया है। वो क्या है, इस लाइन को आपको याद रखना है ताकि आप बिल्कुल भी नहीं घूमें। मित्र पर गमछा झार, है ना, इसके जरिए आपको याद रहेगा। माँ से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो भारत के 8 राज्य हैं जहां से आप देखते हैं कि हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो पॉइंट नंबर 2 भी जो है दोस्तों हमने आपके साथ इसको क्लियर कर लिया। दूसरा है कि भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है। आपको पता है कि ये जो होता है ये उत्तर दिशा होती है और नीचे वाली दिशा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण दिशा कह रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु जो है वो उसका आपसे पूछा जा रहा है कि उसका अक्षांश कितना है। वो कितना है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, ये रहा एकदम हमारा दक्षिणतम बिंदु, ये रहा, ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, दक्षिणतम एकदम जो हमारा बिंदु है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिण अक्षांश बता दिया गया है। अच्छा, भारत का सबसे पूर्वी और भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर आपको बताना है। तो अगर हम लोग भारत के सबसे दक्षिणतम अक्षांश को देखते हैं तो वो 8 डिग्री 4 मिनट है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग भारत के एकदम उत्तरी अक्षांश को देखते हैं जो एकदम हमें टॉप पर दिखता है जम्मू कश्मीर में, वो क्या है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। यह है क्या है दोस्तों, यह है हमारा एकदम दक्षिणतम हमारा बिंदु, यह है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण में। ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एकदम पूर्वी है ना, जो अरुणाचल प्रदेश में हमें दिखता है, हमने जैसे पीछे भी देखा था 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्व में। और ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों हमारा मुख्य तौर पर जो पश्चिम में है, पश्चिम में कौन सा है दोस्तों, गुजरात के अंदर, वो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा पश्चिमतम क्षेत्र हुआ, एकदम पश्चिम का इलाका, उत्तर का क्षेत्र, दक्षिण का क्षेत्र और पूर्व का क्षेत्र। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो मुख्य तौर पर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन देशों से मिली हुई है। तो भारत की जो समुद्री तट रेखा है ना, पूछा जा रहा है कि भारत की सवाल क्या है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हम देखते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ हमारा अगला है कि भारत और श्रीलंका की जल संधि। देखिए यहाँ पर श्रीलंका और भारत के बीच में जल संधि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जल संधि का मतलब क्या होता है, जल संधि का मतलब होता है कि दो जमीन के टुकड़े जहां पर आप देखते हैं कि प्राकृतिक तौर पर समुद्र के बहने की जगह होती है। तो जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में आप देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि के तौर पर देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से देख सकें कि ये हमारा श्रीलंका है और ये हमारा भारत है, इनके बीच में ये जो क्षेत्र है जहां पर आप देखते हैं कि समुद्र बह रहा है, प्राकृतिक तौर पर पानी के बहने का जो स्थान है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। और इस जल संधि का नाम क्या है, इस जल संधि को पाक स्ट्रीट के तौर पर, पाक जल संधि के तौर पर पुकारा जाता है। ये पाकिस्तान से संबंधित नहीं है। तो ये हमारे पेपर के अंतर्गत पूछे जाने वाले सवाल होते हैं दोस्तों, इसको हमने डिस्कस किया। अच्छा, भारतीय उपमहाद्वीप किन किन देशों से मिलकर बना हुआ। जब भी हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उसी को क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमारा श्रीलंका हुआ, मालदीव्स हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, इन सभी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। ठीक है, तो पेपर के अंतर्गत मैप संबंधी ये सवाल आपके पूछे जाने की संभावना रखते हैं। कहां कहां पर कैसे आप इन्हें डिनोट कर सकते हैं, ये हमने एक एक कर आप सभी के समक्ष डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बढ़ते हैं आगे। अब एक एक कर भैया जी क्विज के क्वेश्चंस भी तो करने हैं ना आपके साथ। ठीक है, तो आपके सामने कुछ सवाल आएंगे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इन सवालों के आंसर्स हमारे साथ शेयर करने हैं। तो देखते हैं कि आप में से कौन बच्चा या बच्ची अपने आंसर्स को हमारे साथ शेयर करेगा। आप लोगों को कमेंट के अंदर आंसर्स लिखते जाना है। सवाल सबसे पहला है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। एक बहुत अच्छा सवाल है कि 32% जमीन भारत के पास है दुनिया की, 8% जमीन भारत के पास है, 2.4% जमीन भारत के पास है, या फिर 4.2% जमीन भारत के पास है। एक बहुत जबरदस्त सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। और बहुत बार आपके पेपर में आप देखते हैं कि पूछा गया है कि भारत के पास दुनिया के जमीन का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 4 ऑप्शन से जल्दी से आपको कमेंट में आंसर देना है। हमें ये पता है कि भारत आकार के हिसाब से क्या है दोस्तों, दुनिया में 7वें नंबर पर आता है ना, 7वें नंबर पर आता है। और उसी के साथ साथ जनसंख्या के हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपकी पुस्तक के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पर है, और 2023 के आंकड़ों के हिसाब से हम पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। मगर आप देखते हैं कि दुनिया के अंतर्गत जो भारत के पास जमीन है वो प्रतिशत में कितनी है, वो मात्र 2.4% है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या दुनिया के मात्र 2.4% जमीन पर ही टिकी हुई है। तो भारत में लोग ज्यादा है, भारत के पास जमीन हद से ज्यादा कम है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, सवाल बहुत अच्छा है, पेपर में आने की संभावना रख चुका है, पूछा भी जाता रहा है। पूछा जा रहा है कि भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं, 4, 6, 7, 8। भारत का नंबर कौन सा है, उससे जो बड़े देश हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सवाल को घुमाकर पूछा गया है। जल्दी बताइए क्या लगता है दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। आप सभी को पता है कि भारत से अगर हम लोग देखें दुनिया के कितने देश हैं जो क्षेत्रफल में बड़े हैं, वो है टोटल 6, है ना। और वो कौन कौन से थे उसको हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि भारतीय जो हमारी सीमा है, भारत की जो समुद्री सीमा है, अगर आप लोग हमारे प्यारे भारत को देखें, जो हमारा दक्षिण का क्षेत्र है, ये दक्षिण का क्षेत्र है दोस्तों। भारत की जो समुद्री सीमा है, जो हम अपने द्वीपों के साथ, यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार है, कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर या 27716 किलोमीटर। एक बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की समुद्री सीमा, जल सीमा जो है वो कितनी है द्वीपों के साथ, हमारे आइलैंड्स के साथ, ये आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं। हमारा जो सही ऑप्शन है दोस्तों 7516 जो है, 7516.6 किलोमीटर जो है, ये हमारी क्या है दोस्तों, समुद्री तट रेखा है। ये हमारे देश की समुद्री तट रेखा है। और उसी के साथ साथ जो हमारे देश की स्थलीय सीमा है वो क्या है दोस्तों, 15200 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन भारत का मानक यामोत्तर है ना।
इनमें से कौन सा भारत का क्या है दोस्तों मानक यामोत्तर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मानक यामोत्तर का मतलब कि मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखेंगे जो हमारा भारत है वो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में, इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो लगभग 2 घंटे का है। और इसीलिए हमने भारत के अंतर्गत क्या किया है, अपने एक स्टैंडर्ड टाइम को निकाला है जो यूपी का जो मिर्ज़ापुर नामक इलाका है वहाँ पर गुजरता है, और इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर भारत का मानक यामोत्तर मान लिया गया है। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर आपको कौन सा दिख रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं, है ना। हाँ, हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है ना, पूर्व देशांतर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। अगला, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इस सवाल को तो हमने बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और इसको याद करने का जो फॉर्मूला है, तरीका है, जो ट्रिक है, वो आपके साथ बता दी गई है। भैया जी, मित्र पर गमछा झार, इस लाइन के जरिए आप लोग याद कर सकते हैं कि भारत में 8 राज्यों से आप देखते हैं कि ये सीमा गुजरती है, ये रेखा गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसमें रा को आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो भारत में टोटल 8 राज्यों से आप देखते हैं कि ये हमारी कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में बांटती हुई आपको दिखती है। अगला सवाल देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि जो स्वेज नहर है ना, स्वेज नहर क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि अगर ये यूरोप है ना, ये अगर यूरोप है और उसी के साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर अफ्रीका देश है, अफ्रीका महाद्वीप है, और उसी के साथ आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर यहाँ पर एशिया है, और एशिया के अंतर्गत ही हमारा प्यारा भारत मौजूद है। तो अगर यूरोप के लोगों को अगर एशिया आना होता था तो वो पहले इस रास्ते से आया करते थे। स्वेज नहर मिस्र के अंदर मौजूद है, और एक पतली सी ये नहर है, और इसके जरिए पानी के जहाज सीधे ही आपको दिखते हैं कि एशिया आ सकते थे। और ये आपको दिखता है कि ये सन 1889 में 1879 में 1869 में क्या किया गया दोस्तों, 1869 में आप लोग देखते हैं कि इस नहर को तैयार किया गया, इस नहर का प्रयोग किया गया। और उसके बाद से ही फिर आप देखते हैं कि यूरोप से एशिया आने और एशिया से यूरोप जाने का जो रास्ता था वो बहुत कम हुआ, लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर का जो सफ़र था। अब वो हम लंबा रास्ता तय करके नहीं जाते थे, अफ्रीका से होते हुए यूरोप नहीं जा रहे थे, बल्कि सीधे ही इस रास्ते से पहुंच जाते थे, और ये 1869 में इसको शुरू किया गया था। अगला सवाल है कि भारत के अंदर राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में कितने राज्य मौजूद हैं, ये आंसर आपको बता देना है। 4 ऑप्शन से 28, 29, 27 या फिर 35, जल्दी से आपको अपने आंसर को क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो भारत में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें साल 2023 में दोस्तों, तो हमारे पास 28 राज्य मौजूद हैं। ठीक है, और हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भारत में है 8, और हमारे स्टेट यानी कि जो हमारे राज्य हैं वो कितने हैं दोस्तों, वो हैं हमारे 28। बढ़ते हैं आगे, और यहां पर अगला सवाल है कि भारत किस महासागर के एकदम मध्य में मौजूद है। तो अगर आप लोग भारत को देखें, हमारा जो प्यारा भारत है वो दुनिया में आपसे पूछा जा रहा है कि वो एकदम किस महासागर के एकदम मध्य में आपको दिखता है। ठीक है, 4 ऑप्शन से प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। जल्दी से आपको ऑप्शंस में बताना है कि आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो हमारा प्यारा भारत है वो आपको हिंद महासागर के अंतर्गत दिखता है, और इसी वजह से इस महासागर का नाम इंडियन ओशन रखा गया है। और ये जो समस्त नीचे जो हमारा दक्षिण का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो सागर है, जो पूरा का पूरा समुद्र है, इसे इंडियन ओशन कहा जाता है। इधर क्या है दोस्तों, इधर है बंगाल की खाड़ी, है ना, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी। और इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अरब सागर, अरेबियन ओशन, अरेबियन सी। चलिए, तो यहां तक तो हमने अपनी आज की क्लास के सभी क्विज के क्वेश्चंस को किया। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा भारत आकार और स्थिति है, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके पेपर के अंदर आने की संभावना रखते हैं, उनको एक एक कर हमने आपके समक्ष रखा, और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहे होंगे। तो रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। हमने मुख्य तौर पर इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को आपके साथ डिस्कस किया है, और इसके अंतर्गत हमने आप सभी के साथ MCQ के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो, उसी के साथ साथ जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो, और उसी के साथ साथ जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आप अपने पेपर के अंतर्गत यहीं से सवालों को आते हुए देखेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि दोस्तों आपको हमारी ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों से लेता हूँ विदा। अब हमारी मुलाकात होगी किसी और नए लेक्चर के अंतर्गत, किसी और नए अध्याय के अंतर्गत, और उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।